आशा जी की आज 8 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, परंतु उन्हें घर से कोई लेने नहीं आया। उन्होंने सोचा कि शायद बेटे को छुट्टी न मिली हो और बहू भी गर्भवती है, 9वां महीना शुरू होने वाला है। तो आशा जी हॉस्पिटल के बाहर से स्वयं टैक्सी करके घर पहुंच गई। घर का लॉक खुला हुआ था, इसका मतलब बेटा बहू घर में ही थे। आशा जी टैक्सी से निकलकर घर के बाहर प्रतीक्षा कर रही थी कि अंदर से कोई तो उन्हें लेने आएगा। आखिर वो अस्पताल से आई है। घर के बाहर टैक्सी आकर रुकी तो बहू कामिनी ने बाहर झांककर देख भी लिया कि सासू माँ आ गई हैं, लेकिन वह उठकर घर से बाहर नहीं गई। अनुज ने कामिनी से पूछा, कौन आया है कामिनी? और कौन होगा? तुम्हारी माँ हॉस्पिटल से आई है, कहकर वो दरवाजा खुला छोड़कर वापस अपने काम में लग गई। इधर अनुज ने भी ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया और टीवी में फिल्म देखने में तल्लीन रहा। बेटा अनुज और बहू कामिनी दोनों घर पर ही थे, परंतु दोनों में से किसी ने भी माँ को लाने के लिए बाहर आने का कष्ट नहीं किया। कुछ देर बाहर आशा जी किसी के आने की प्रतीक्षा करती रही, पर टैक्सी वाले को तो वापस जाना था। उसने आशा जी को टोका तो टैक्सी वाले को कहकर उन्होंने अपना सामान घर के दरवाजे तक रखवाया और उसे पैसे देकर घर में आ गई। आशा जी पहले से काफी कमजोर हो चुकी थी। जैसे तैसे कदम बढ़ाती घर में प्रवेश की। आशा जी ने बेटे अनुज और बहू कामिनी दोनों की ओर देखा, लेकिन दोनों ने ही उनकी तरफ देखने का भी कष्ट नहीं उठाया। दोनों की ऐसी बेरुखी देखकर उनका दिल रोने को हुआ। जैसे तैसे अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि इतने में कामिनी बोले, अरे उधर कहाँ जा रही हो आप माँ जी? अब वो आपका कमरा नहीं है, आपका सामान यहाँ स्टोर रूम में रख दिया है। इतना बोलकर मैं फिर से अपने काम में लग गई। आशा जी खड़ी हुई बहू की ओर देखती रह गई, पर कुछ बोल न पाई। बस आंखों में आंसू आ गए। कामिनी ने धीरे से अनुज को बोला, बोलो ना अपनी माँ को कि अपना सामान स्टोर रूम में ले जाकर रख ले। तभी अनुज ने माँ की ओर देखते हुए बड़ी बेफिक्री से कहा, माँ अब पापा तो रहे नहीं, तो अब आपको बड़े कमरे की क्या जरूरत है? और वैसे भी अब आपका पोता पोती होने वाला है, तो बड़े कमरे की जरूरत तो हमें पड़ेगी ना। इसलिए आपका सामान स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया है। वैसे भी बड़ा कमरा तो घर के मुखिया का होता है, और अब पापा के जाने के बाद इस घर का मुखिया मैं ही तो हूँ। मुखिया? आशा जी के मुंह से सिर्फ इतना सा ही निकला तो अनुज बोला, और नहीं तो क्या, अब मैं घर के खर्चे करूंगा तो मैं ही मुखिया हुआ, और अब सबको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। आशा जी की आंखों में अभी भी आंसू थे। उन्होंने स्टोर रूम के पास बने छोटे कमरे की तरफ देखा तो अनुज बोला, वो क्या है ना माँ, कामिनी की डिलीवरी के लिए इसकी बहन आ रही है, उसे परेशानी ना हो, तो इस कारण वो रूम उसके लिए रखा है। और गेस्ट रूम में तो आपको पता है मेहमान रहते हैं। अब वो कोई मेहमान थोड़ी ना है, वो तो घर की ही है। कल को बच्चा होगा, कोई प्रोग्राम करेंगे, कोई मेहमान आए, तो उनके लिए वो रूम तो रखना पड़ेगा ना। इसलिए गेस्ट रूम को हाथ भी नहीं लगाया। बेटे अनुज की बात सुनकर जैसे आशा जी को ऐसा महसूस हुआ कि उनके पैरों को किसी ने जंजीरों से बांध दिया हो। पैर स्टोर रूम की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। जैसे तैसे एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि अनुज बोला, अरे माँ
अपना सामान भी लेती जाओ। और हाँ, दरवाजा बंद कर दो। और आपको कुछ खाना पीना हो तो रसोई से ले लेना। आशा जी जैसे तैसे वापस दरवाजे पर आई और अपने सामान को घसीटते हुए स्टोर रूम में ले आई। रूम में आकर देखा तो एक चारपाई बिछी हुई थी। उनकी शादी के समय की पुरानी गोदरेज अलमारी रखी हुई थी और वो पुराना टेबल रखा हुआ था, जिसे आशा जी ने कई बार बेचने की कोशिश की, पर उनके पति दिनेश जी ने उसे बेचने नहीं दिया। कहते थे, अरे खराब थोड़ी ना हुआ है, क्या पता कब काम में आ जाए। पर ये नहीं पता था कि ये टेबल आशा जी के ही काम में आएगी। आंखों में आंसू लिए वो चारपाई पर बैठ गई। अभी 2 महीने पहले तक तो सब ठीक था। बेटे बहू पिता के डर से ही सही सेवा तो करते थे। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था। एक दिन दिनेश जी ने अपने पैतृक गांव जाने की जिद की तो आशा जी ने मना कर दिया, रहने दो, बहू का 6ठा महीना है, ऐसे में उसे छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं। पर दिनेश जी और कामिनी के समझाने पर वो उनके साथ गांव चली गई। वहां पर जेठ जेठानी, देवर देवरानी, सबका परिवार था। वहां जाने के कुछ दिन बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही घंटे में उन्होंने दम तोड़ दिया। सब कुछ जैसे वहीं रुक गया था। उनका अंतिम संस्कार भी वहीं पैतृक गांव में ही हुआ। 15 दिन के कार्यक्रम होने के बाद अनुज और कामिनी तो वापस आ गए, परंतु आशा जी को उनकी जेठ जेठानी ने वहीं रख लिया, यह कहकर कि आपको 1.25 महीने तो गांव में ही रहना होगा। 1.25 महीने बाद जब आशा जी को गांव से वापस आना था, वहां तो पूरा परिवार स्टेशन पर छोड़ने आया था, पर तब भी आशा जी अकेली ही आई। अनुज तो स्टेशन तक भी लेने नहीं गया था, कह रहा था कि बहुत जरूरी काम है। पर आशा जी ने घर आकर देखा तो अनुज टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहा था। गांव से आने के अगले दिन ही उनकी तबीयत खराब हो गई तो उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। 8 दिन अस्पताल में रहना पड़ा। आशा जी को बेटा एक दिन अस्पताल गया, फिर यह बोलकर पल्ला झाड़ लिया कि माँ, ऑफिस से समय मिल पाना मुश्किल हो रहा है। और आज आशा जी अस्पताल से भी अकेली ही घर आई। एक तो उन्हें कोई अस्पताल लेने तक नहीं गया और तो और यहाँ घर का सारा सिस्टम ही बदल दिया। इतनी जल्दी बेटे बहू मुंह मोड़ लेंगे, इसकी तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सीधा स्टोर रूम में ही पहुंचा दिया। अभी आशा जी ये सब सोच ही रही थी कि इतने में बाहर से शोर सुनाई दिया। जाकर देखा तो आशा जी के लिए नौकरी वाले बेटे बहू बाहर कामिनी के मायके वालों का स्वागत बड़े जोर शोर से कर रही है। आशा जी को इतनी देर हो गई घर में आए हुए, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। वहीं बहू के मायके वालों के लिए बेटा रसोई में जाकर खुद पानी को ट्रे में सजाकर ले आया। इतने लोगों के बीच अपने आप को अकेला महसूस करती हुई आशा जी वापस उस कमरे में आ गई। कुछ देर बाद बेटा माँ के कमरे में आया और आशा जी से बोला, माँ ऐसा है कि कामिनी के मायके वाले आए हुए हैं, तो आप अपने कमरे से बाहर मत आना, क्योंकि कामिनी को आपका वहां आना अच्छा नहीं लगेगा और मैं इस स्थिति में
कामिनी को कोई टेंशन नहीं देना चाहता। माँ बेटे के मुंह की ओर देखती रह गई और बेटा यह कड़वी बात बोलकर तेजी से माँ के कमरे से बाहर निकल गया। आशा जी पूरे 3 घंटे तक उसी कमरे में बैठी रही। उनके लिए ना तो कोई चाय और ना ही कुछ नाश्ता, कुछ भी खाने के लिए नहीं आया। 3 घंटे बाद उन्हें लगा कि कामिनी के मायके वाले शायद वापस जा चुके हैं, जो उसकी बहन और मम्मी को छोड़ने आए थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह दोनों ही अब घर में मौजूद हैं। उन्हीं की आवाज बाहर से आ रही थी। आशा जी को बहुत तेज भूख लगी हुई थी। अस्पताल में ब्रेड और चाय का नाश्ता ही मिला था, बस वही खाया था उन्होंने। और अब दोपहर के 3 बज चुके हैं। बीमारी से उठने के बाद वैसे ही इतनी कमजोरी आ गई थी, ऊपर से खाने के लिए इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ रही थी। बेचारी आशा जी मन को तो समझा भी ले, पर पेट को कैसे समझाए। पेट को तो कुछ समझ नहीं आता। इसे तो जब भूख लगती है तो भोजन चाहिए ही चाहिए। जब आशा जी से भूख बर्दाश्त होनी कठिन हो गई तो वह अपने कमरे से उठकर बाहर आ गई और उन्होंने देखा कि यहाँ तो अब कोई नहीं है। शायद अपने कमरों में जाकर सो गए हैं। चलो अच्छा है, अब मैं रसोई घर में जाकर खाना ले लेती हूँ। आशा जी रसोई घर में जाकर रखे हुए खाने के बर्तन देखे तो सब खाली थे। आशा जी को चक्कर आने को हो गया खाली बर्तन देखकर। तभी खटर पटर की आवाज सुनकर कामिनी रसोई घर में आ गई और बोले, माँ जी क्या कर रही हैं आप यहाँ? कुछ नहीं, बस अपने लिए खाना लेने आई थी, पर यहाँ तो सब खाली है। ओ माँ जी, आप अस्पताल से आ गई हैं, यह मुझे याद ही नहीं रहा, इसलिए मैंने आपके लिए खाना बनाया ही नहीं। अब आप ऐसा करिए, अपने लिए खाना आप स्वयं बना लीजिए। मैं अब तो बहुत थक गई हूँ, मैं कुछ नहीं बना सकती। यह बोलकर बहू तो जितनी तेजी से आई थी उससे कहीं अधिक तेजी से वापस चली गई। बेचारी आशा जी बीमारी से पहले ही इतनी कमजोर हो गई है, ऊपर से भूख के कारण उनका हाल बुरा है। और अब बहू कह रही है कि मैं अपने लिए खाना स्वयं बना लूं। हे भगवान, ये किस जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे। मेरे अस्पताल जाते ही ऐसा क्या हो गया जो बेटा बहू दोनों बदल गए। आशा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर जैसे तैसे अपने लिए 2 रोटी बनाई, चाय के साथ खाई और अपने कमरे में जाकर अपनी दवाई लेकर बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पर लेटकर पति की फोटो की ओर देखते हुए उन्हें याद करके आंसू बहाते हुए बोली कि आप क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए। आप थी तो सब कुछ कितना अच्छा था, बेटा बहू भी कितना ख्याल रखते थे। आपने क्या मुंह मोड़ा कि बेटे बहू दोनों ने मुंह मोड़ लिया। पति को याद करते करते आंसू बहाते हुए आशा जी की कब आंख लग गई उन्हें पता भी नहीं चला। आशा जी की आंख तब खुली जब बेटे न्यू ने आवाज लगाई, माँ सो रही हो क्या? आशा जी उठकर बिस्तर पर बैठ गई। बेटा माँ के कमरे में आता हुआ बोला, अरे माँ, ये कोई सोने का टाइम है? शाम के 6 बज रहे हैं। वो बेटा दवाई लेकर लेट गई थी, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। हाँ हाँ ठीक है माँ, पर ध्यान रखा करो इस बात का
कि कब सोने का टाइम होता है और कब नहीं। शाम के समय सोने से घर में मनहूसियत फैलती है। इतना बोलकर बेटा कमरे से बाहर चला गया। माँ अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर हतप्रभ थी और सोच रही थी कि क्या ये मेरा वही बेटा है जिसे मैंने जन्म दिया है, जिसे अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, कामयाब इंसान बनाया, इसकी मनपसंद लड़की से इसका विवाह करवाया, और आज मेरा वही बेटा मुझे संस्कार का पाठ पढ़ा रहा है। अभी आशा जी यह सब सोच ही रही थी कि तभी बेटे की फिर गुस्से भरी आवाज आई, माँ वहीं बैठी रहोगी या बाहर भी आओगे? दवाई लेने के कारण आशा जी को बिस्तर से एकदम से उठने में तकलीफ हो रही थी। वह जैसे तैसे बिस्तर से उठी और बाहर ड्राइंग रूम में गई तो उन्होंने देखा कि वहां पर उनका बेटा, बहू, उनकी बहू की माँ और छोटी बहन बैठी हुई थी और वो सब चाय पी रहे थे। आशा जी को देखते ही बेटे अनुज ने कहा, माँ आपको चाय पीनी है तो आप अपने लिए बना लो, और हाँ, आज रात का खाना आपको बनाना होगा क्योंकि कामिनी की तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी जी और रेखा तो मेहमान है, तो ये खाना कैसे बनाएंगे? बेटे की बात सुनकर आशा जी फिर से हैरान और परेशान सी रसोई घर में गई और अपने लिए चाय बनाई। चाय बनाते हुए ही उन्होंने मन ही मन कोई निर्णय लिया और अपने लिए चाय बनाकर उसे कप में छाना और कप को ट्रे में रखकर ट्रे को अपने हाथ में पकड़ा। कमजोरी के कारण उनका एक बार हाथ कांपा, मगर फिर उन्होंने मन ही मन कोई संकल्प लिया और एक दृढ़ विश्वास के साथ ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठने ही वाली थी कि तभी बेटा अनुज बोला, अरे माँ, यहाँ कहाँ बैठ रही हो? अपने कमरे में जाओ, वहीं जाकर अपनी चाय पियो। आपको दिखाई नहीं देता ये हम सब बैठकर बातें कर रहे हैं? अब तो आशा जी के सब्र का बांध टूट चुका था। वह अपनी चाय का कप टेबल पर रखते हुए बहुत ही तेज चिल्लाई, बस बहुत हुआ, और तुमने मुझे समझ क्या रखा है? जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ तब से देख रही हूँ तुम दोनों के नाटक, और फिर भी चुप हूँ। पर अब और नहीं, मेरा कमरा शिफ्ट कर दिया, मैं चुप रही। तेरे ससुराल वाले आए, मुझे मेरे कमरे से बाहर न आने को कहा, जैसे मैं अछूत हूँ, और तेरे ससुराल वाले बहुत ऊंची जाति के हों। फिर भी मैं चुप रही। सभी के लिए घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बने और मेरे लिए एक रूखी रोटी तक नहीं रखी, मैं फिर भी चुप रही। और मैंने बीमारी के कारण कमजोर होने पर भी अपनी रोटी स्वयं बनाई। मेरे दवाई लेकर सोने से मनहूसियत फैलती है, और जब तेरी बीवी रविवार को सुबह 10 बजे तक सोकर उठती है और दोपहर को सोकर रात 8 बजे तक जागती है, तब मनहूसियत नहीं फैलती, सबके लिए चाय बन जाती है। और मेरे बेटे के द्वारा मुझे बोल दिया जाता है कि माँ, अपनी चाय आप स्वयं बना लो। और जिस बीमार माँ के लिए खाना और चाय बनाने में तुम लोगों को इतना जोर पड़ रहा है, उसी बीमार माँ से कहते हो कि रात का खाना आप बना लेना। मेरी पत्नी की तबीयत खराब है और मेरी सास और साली मेहमान है, और अंतिम बात कि मैं अपने ही घर में अपने ही सोफे पर नहीं बैठ सकती हूँ। आखिर क्यों? किस हक से तुम मुझे मना कर रहे हो? ये मेरा घर है
और मेरी मर्जी मैं अपने घर में कहीं भी बैठूं। नहीं बैठ सकती आप अपनी मर्जी से, अनु चिल्लाते हुए बोला। क्यों नहीं बैठ सकती? क्योंकि मैं कह रहा हूं और मैं इस घर का मुखिया हूं और मेरी बात आपको माननी ही होगी। मुखिया? कौन से मुखिया? आशा जी ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा। तभी बहू बोले, माँ जी, पहले पापा जी मुखिया थे। पापा जी की मृत्यु के बाद मुखिया की पगड़ी इन्हें पहनाई गई तो यही मुखिया हुए, और नहीं तो क्या। और मेरी बात आपको माननी ही होगी, बेटे ने रोब दिखाते हुए कहा। हाँ माँ जी, अब आप हमारी कमाई खा रहे हैं तो आपको हमारी हर बात माननी ही होगी, वरना तो अपना कहीं और इंतजाम कर लीजिए। हमने ठेका नहीं ले रखा हो आपको पालने का। तभी कामिनी की बहन बोली, दीदी आप मौसी जी से कैसी बात कर रहे हैं? ये घर इनका भी तो है। तो चुप कर, बड़ों के बीच में छोटे नहीं बोलते। कामिनी की माँ कुछ नहीं बोली, वह बैठी तमाशा देख रही थी। तभी आशा जी ने कहा, ऐसा है बहू, मैं अपना कहीं और रहने का इंतजाम नहीं करूंगी, बल्कि तुम दोनों को अपने रहने के लिए इंतजाम करना होगा। और हाँ, तुमने मुझे कब पाला? अब से 1.5 महीना पहले मुझे मेरे पति पाल रहे थे। उसके बाद 1.25 महीने मैं गांव में रही। गांव से आते ही मैं अस्पताल चली गई और जहां तक मुझे याद है, अस्पताल के बिल पेमेंट मेरे सेविंग्स अकाउंट से हुए। तभी कामनी बोले, माँ जी, हम क्यों कहीं करें रहने का इंतजाम? ये घर हमारा है और हम तो यहीं रहेंगे। ये घर तुम्हारा तब तक था जब तक मैं तुम दोनों की माँ थी। यहाँ मेरा सम्मान था, पर अब नहीं। ये घर केवल मेरा है, क्योंकि ये घर मेरे नाम है। और यदि तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को कंप्लेंट करूंगी। पुलिस का नाम सुनते ही सब घबरा गए। तभी कामिनी की माँ हड़बड़ाते हुए बोली, अरे बहन जी, शांत रहिए, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, पर आप तो बड़ी हैं, समझदारी से काम लीजिए। अपने ही बच्चों के लिए पुलिस कौन बुलाता है? इस महंगाई के जमाने में अपना घर होते हुए कहाँ किराए के मकान में रहने जाएंगे? और फिर कामिनी भी तो गर्भवती है। अच्छा बहन जी, जब अपनी बेटी पर बात आई तो बड़ी जल्दी आपको चिंता सताने लगी। जब आपकी बेटी और आपका दामाद मुझे घर छोड़कर जाने को बोल रहे थे, तब आप कहाँ थी? कौन सा सांप सूंघ गया था आपको? आशा जी के सवाल पर कामिनी की माँ आगे कुछ नहीं बोल सकी। सबने आशा जी के हाथ जोड़े, पैर पकड़े। बेटे बहू ने माफी मांगी, पर आशा जी अपनी जिद पर अड़ गई। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि इस घर में रहना है तो मेरी शर्तों पर रहना होगा और हर महीने यहाँ रहने का किराया देना होगा। मैं अपने बड़े कमरे में रहूंगी, तुम केवल अपने बेडरूम, किचन और स्टोर रूम तक ही सीमित रहोगे। अगले दिन सुबह ही आशा जी का सामान बड़े कमरे में शिफ्ट कर दिया गया तथा कामिनी की बहन और माँ का सामान स्टोर रूम में शिफ्ट करना पड़ा। कामिनी की बहन के साथ साथ कामिनी की माँ को भी अपनी बेटी के कारण वही रहना पड़ा, क्योंकि आशा जी ने स्पष्ट तौर पर बोल दिया था कि मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, क्योंकि मैं घर की मुखिया हूं। दोस्तों, यदि आशा जी थोड़ी हिम्मत में दिखाती तो आज इस घर की मुखिया न होकर
किसी वृद्ध आश्रम में पड़े होते और अपनी जिंदगी के दिन गिन रहे होते। दोस्तों, क्या आशा जी ने सही किया? आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।